नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 3 जनरल प्रोग्राम के स्टूडेंट को एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में लेकर आया हूँ या बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मुग़लों के अधीन सामाजिक जीवन। तो मुग़लों के अधीन जो सामाजिक जीवन थे, इसकी विशेषता क्या है और इससे संबंधित आपको प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये प्रश्न क्या हो सकते हैं परीक्षा में, जो आपको यह मैं बता दूं। तो मुग़लों के सामाजिक जीवन के बारे में परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुग़लों के सामाजिक जीवन का वर्णन करें, या मुग़लों की सामाजिक जीवन कैसी थी उसकी स्थिति का वर्णन करें, या मुग़लों के सामाजिक जीवन पर, तत्कालिक सामाजिक जीवन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये सारे प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मुग़लों की सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुग़लों के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ थे और यात्रा विवरणों से मुग़ल सामाजिक जीवन पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी समाज के जीवन पर हम प्रकाश डाल सकते हैं कि उस समय मुग़लों के शासन के समय 1526 से लेके 1757 तक, खासकर औरंगजेब के समय तक, यानी कि कुछ बादशाहों तक उसका कैसा शासन रहा है मुग़ल का सामाजिक जीवन का, इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। मुग़लकालीन सामाजिक जीवन की मुख्यतः विशेषता यह थी कि उसके सामाजिक विभेद था। एक और, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह शासक वर्ग का हो या शासित वर्ग का, अनेक सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों से ओतप्रोत था। यानी उसके पास अनेक विशेषाधिकार थे, चाहे वो अधिकारी हो, राजा का सैनिक हो, उनके विशेषाधिकार थे। सामान्य जन को जो हम बात करें तो उसकी स्थिति जो थी अत्यंत कष्टदायक थी। दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं तो दूसरी विशेषता में हम यह पाते हैं कि विदेशी तत्व और भारतीय तत्वों के मिलने से अनेक प्रकार के सामाजिक जीवन का उदय हुआ। एक नए प्रकार के सामाजिक जीवन बदला। इस्लाम ने हिंदू संस्कृति पर और हिंदू संस्कृति ने इस्लाम पर गहरा प्रभाव डाला। यानी एक साथ समय समय तक रहने के कारण आपसी सद्भावना का विकास हुआ। यानी हिंदू अपनी कलाओं से मुसलमानों को परिचित कराए और मुसलमान अपनी कलाओं से हिंदू को परिचित कराए। यहाँ तक कि कला, शिल्प, रहन सहन और तौर तरीके, कुछ पसंदीदा आर्ट, ये सब से हिंदू और मुसलमान जो थे एक दूसरे को अपनी कलाओं का, अपनी सामाजिक परिवेश का आदान प्रदान करते रहे। ये दोनों एक दूसरे की संस्कृति पर गहरा छाप छोड़े। यानी सामाजिक वातावरण पर उन्होंने गहरा प्रभाव डाला और इनसे आपसी सद्भावना का विकास हुआ। सामाजिक वातावरण उदार और सहनशील था। उस समय जो मुग़ल काल के जो थे, खासकर हम बात करेंगे अकबर से लेके औरंगजेब तक का शासन जो था वह सहनशील था। आपसी एकता और समन्वय की भावना प्रचलित थी। सांप्रदायिक विभेद बहुत कम दृष्टिगोचर होते थे, लेकिन औरंगजेब के समय में सांप्रदायिक विभेद ज़्यादा दृष्टिगोचर होने लगे, क्योंकि उसकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी। मुग़ल काल की संरचना के बाद अगर हम बात करें तो दो संप्रदाय में लोग विभाजित थे। पहला था हिंदू और दूसरा था मुसलमान। हिंदू बहुसंख्यक थे, यानी कि समाज में उसकी जो संख्या थी वह बहुत ज़्यादा थी, और मुसलमानों की संख्या थी बहुत अधिक थी। मुसलमानों की भी संख्या अधिक थी। स्पष्टतः दो वर्ग थे। जन्मजात एवं वंशगत मुसलमान जो थे, इनमें अनेक विदेशी भी थे। जैसे
अरब, ईरानी, तुर्क, अफ़गान, मंगोल, उज़्बेक इत्यादि। ये सारे जो वर्ग थे रक्त की शुद्धता के आधार पर अपनी जातीय श्रेष्ठता का दावा भी करते थे कि हम उच्च वर्ग के मुसलमान हैं, हमारी रहन सहन, हमारी शुद्धता जो है इस्लाम के बहुत शुद्ध है। प्रशासन और समाज में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि ये लोग कभी न कभी मुग़लों के जो थे बहुत करीब रह चुके थे और मुग़लों का सहायता भी प्रशासन में किया करते थे। दूसरा वर्ग थे भारतीय मुसलमान का था। वे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने किसी कारणवश अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, यानी कि किसी तलवार के बल पर या सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रशासनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी न किसी कारण के बल पर या मारे जाने के भय से इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। परंतु इन्हें इस्लाम समाज में पहले वर्ग जैसी इज्जत और सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी जितना कि तुर्क, अफ़गान, मंगोल, उज़्बेक आदि को प्राप्त की गई थी। उतना भारतीय मुसलमान को उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं की गई थी। मुसलमान में भी विभिन्न सांप्रदायिक वर्ग थे और ये सांप्रदायिक वर्ग जो थे इनमें थे शिया, सुन्नी, शेख, सैयद और सूफ़ी। सूफ़ी तो ऐसे थे, उनके कोई वर्ग से उनका एक अलग वर्ग था, यानी कि संत फ़कीर जो कहलाते थे वो, ये सब जो शिया सुन्नी जितने भी सैयद भी हैं वो सब सूफ़ी के अंतर्गत आ जाते थे। सूफ़ी की बहुत सब सिलसिलाएँ चली, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला के संत भी हुए उस समय में। तो ये सब संत थे सूफियों के। हिंदुओं में भी सामाजिक विभेद वर्तमान था। मुसलमान में भी सैयद, सुन्नी, शिया आपस में यानी कि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का ये दर्शाती थी। उसी तरह हिंदू भी थे जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को दर्शाते थे, जैसे ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि जो थे वे निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को दर्शाते थे। ब्राह्मण, राजपूत हिंदू समाज के प्रमुख अंग थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियाँ भी थी। हिंदू समाज भी परंपरागत रूढ़िवादी पद्धति पर आश्रित था। छुआछूत की भावना, प्रत्येक जाति के नियम संस्कारों का पालन कड़ाई पूर्वक करते थे। मुग़ल काल में हिंदू और मुसलमान के अतिरिक्त सिख, बौद्ध, जैन एवं ईसाई भी बड़ी संख्या में थे और यूरोपीय जाति पुर्तगाली जैसे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भी अच्छी संख्या में थे जो यहाँ पर आकर बस गए थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये सब आकर पहले से बस गए थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी व्यापार के लिए, वो सब आकर बसे थे। उनका भी एक वर्ग इस मुग़ल काल में वर्तमान में था। प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करने को स्वतंत्र था। प्रत्येक सामाजिक वर्ग जो था जो अपने रीति रिवाज, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए स्वतंत्र था। राज्य की ओर से इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। सामान्यतः मुग़ल सम्राटों ने सभी वर्गों के प्रति उदार नीति अपनाई, लेकिन कभी कभी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे जो लोग थे वो कट्टरता एवं विद्वेषपूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप कम से कम राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया आवश्यक हुई। तथापि मुग़ल काल में समाज के भी वर्ग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ प्रेम भाव से रहते थे। ये मुग़लकालीन व्यवस्था थी। अब सामाजिक वर्गीकरण की और हम अगर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि सामाजिक मान सम्मान, सुविधा एवं आर्थिक आधार पर मुग़लकालीन समाज स्पष्टतः 3 वर्ग में विभाजित था। इन सब बातों को, सामाजिक मान सम्मान, सुविधा और आर्थिक आधार पर मुग़लकालीन समाज जो था स्पष्टतः 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग शासक वर्ग था। दूसरा शासक सरदार और सामंत का था। मुग़ल सम्राट, हिंदू राजा, प्रशासनिक अधिकारी, मनसबदार, जागीरदार, धार्मिक नेता इत्यादि इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये सभी व्यक्ति
चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मुगल दरबार शासन से संबद्ध थे। इस वर्ग में सिर्फ उच्च घराने वाले हिंदू मुसलमान राज परिवार के सदस्यों का ही स्थान दिया गया था। इस घराने में अनेक सुविधाएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये शानो शौकत और भोग विलास में व्यतीत रहते थे। ये सारे जो थे प्रशासनिक कार्यों में अपने लीन रहते थे और ये मुगल सामाजिक व्यवस्था में अपना हाथ बटाते थे। जागीरदार चाहे कोई भी हो, ये सब अपने आकर अपना हाथ बटाते थे। तो ये व्यवस्था थी मुगलों के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का ये विवरण था। उसके बाद इन सामाजिक व्यवस्था में जो सुविधा प्राप्त लोग थे, जैसे सब प्रशासनिक सुविधा प्राप्ति जो लोग थे वो उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे। इनका जो था आलीशान महल में वे लोग रहते थे और आभूषण एवं खाद्य पदार्थों तथा मदिरा का उपयोग भी करते थे। इनके पास असंख्य सेवक, गाड़ियाँ, बाग बगीचे होते थे। इस वर्ग के लोग एक से अधिक विवाह करते थे। प्रत्येक महत्वपूर्ण सरदार का अपना हरम होता था। इनमें अनेक सुंदर स्त्रियां रखी जाती थी और इस वर्ग में कला कौशल, नाच गान, जुआ, मदपान, अफीम का उपयोग का प्रश्रय दिया जाता था। इसमें से अधिकांश राजधानी के बड़े नगरों में रहते थे। यह वर्ग फिजूल खर्ची के आदी हो चुके थे, अतः ऊपरी तड़क भड़क के बावजूद इसकी आर्थिक स्थिति कभी कभी लचर हो जाती थी। अनेक सरदार तो कर्ज के बोझ पर दब जाते थे, परंतु कुछ सरदार वाणिज्य व्यापार में धन लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लेते। तथापि यह वर्ग सामंती व्यवस्था के दुर्गुणों का शिकार था। इस वर्ग में बागवानी, विलासिता की वस्तुओं के आयात, शिल्प, वास्तुकला, शिक्षा, साहित्य, संगीत का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज का एक अन्य संपन्न व्यक्ति इसकी नकल करने का प्रयास करते थे, जो था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कर्मचारी, व्यवसायियों, भूमिपतियों, बुद्धिजीवियों का था। इसका जीवन तथापि उच्च वर्ग जैसा नहीं था। तथापि यह वर्ग सुविधा भोगी वर्ग था। यह सुविधा प्राप्त था, जो आम सुविधाओं को अपने आप में रखता था। आर्थिक संपन्नता का जीवन व्यतीत करता था। राज कर्मचारियों को इतनी अधिक तनख्वाह नहीं मिल पाती थी, इससे सुख चैन से जिंदगी व्यतीत कर सके। जमींदारों की स्थिति भी अच्छी थी। जमींदार को जो स्थिति थी वह अच्छी थी और ये भी अच्छे से रहते थे। समाज के कमज़ोर वर्ग थे निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में किसान, छोटे व्यवसायी, सेवक, दस्तकार, गुलाम, सामान्य जन। इसकी स्थिति दयनीय थी। इसका आर्थिक और सामाजिक शोषण होता था। किसान दो वर्ग में थे, पाही और खुदकास्ट। पाही जमींदार की खेत पर काम कर गुजारा करते थे और खुदकास्ट जो होते थे अपनी ज़मीन, अपने पास उसकी ज़मीन थी और अपना वो गुजारा करते थे। और कभी कभी ये सेना में भी जाकर भर्ती हो जाया करते थे। छोटा मोटा कारोबार भी किया करते थे। किसी के घर के सेवक भी बन जाते थे। राजमहलों के सामंत की संख्या, दास गुलाम इत्यादि, रोजगार मिलता था, मजदूरी का काम करना पड़ता था, मकान, भोजन आदि ये लोग बनाते थे और अपना जीवन पालन करते थे। तो ये मुगलों काल की सामाजिक व्यवस्था थी। और मुगल काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये सौहार्दपूर्ण थी। और ये मुग़ल जो थे अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से ये अपने आप को रखे, लेकिन औरंगजेब के समझ कुछ हद तक ये स्थिति खराब हो गई। अंततः कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी मुग़ल वंश के पतन के कारण बनी। तो आज के लिए हम इतना ही, और आगे हम और भी बताएंगे।